जेन स्ट्रीट ही नहीं, भारत के बाजार ने इससे पहले भी निवेश फ्रॉड के कई मामले देखे हैं जिनसे छोटे बड़े सभी निवेशक प्रभावित हुए। 1992 में हुआ हर्षद मेहता स्कैम। यह करीब 4000 करोड़ रुपए का था, जिसमें बैंक रसीदों का गलत इस्तेमाल कर शेयर्स की कीमतों को पूरे तरीके से कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया। इसके बाद केतन पारेख स्कैम केस 1999 से 2001 के बीच ये पकड़ में आया, जो लगभग 1000 करोड़ रुपए का था। इससे पहले आपको बता दें कि केटन स्टॉक्स को पंप डंप किया गया। पंप डंप मतलब पहले इन कंपनियों में पैसा लगाकर कीमतें बढ़ाई गई, फिर मीडिया और अफवाहों से लोगों को आकर्षित किया गया और आखिर में शेयर बेचकर बाहर निकल गए। 2009 में हुआ सत्यम घोटाला करीब 7000 करोड़ का अकाउंटिंग फ्रॉड था, जिसमें कंपनी के मुनाफे फर्जी दिखाए गए। वहीं विदेशी फर्मों की बात करें तो अमेरिकी कंपनी एनरॉन का महाराष्ट्र में दाभोल प्रोजेक्ट भारत में हजारों करोड़ के नुकसान का कारण बना। करार ऐसे बनाए गए जिसने बिजली की कीमतों को जबरदस्त ऊंचा रखा। जब अमेरिका में एनरॉन का अकाउंटिंग घोटाला फूटा, तब भारत का यह प्रोजेक्ट भी बंद हो गया और भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। यानी भारत को विदेशी फर्म के फ्रॉड का सीधा नुकसान झेलना पड़ा। PwC, जो कि एक विदेशी ऑडिट फर्म थी, 2009 के सत्यम घोटाले में फंसी। फर्म ने कंपनी के झूठे अकाउंट का सालों तक वो पकड़ में नहीं आए। जब सत्यम घोटाला सामने आया तो PwC पर सवाल खड़े हुए कि क्या उसने जानबूझकर आंखें मूंदी। सेबी ने PwC इंडिया पर बैन लगा दिया था। ब्रिटिश बैंकों की अगर बात करें तो ब्रिटिश बैंक HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर पर भारत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। RBI और ED ने इन्हें पकड़कर जुर्माने लगाए। यहां विदेशी फर्मों ने भारत को एक हब की तरह इस्तेमाल किया था। मैं रेफरेंस दूंगा 1992 में जो एक बहुत बड़ा इंडिया में स्टॉक स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता केस हुआ था, ठीक है, जहां पे भी ऐसा ही स्टॉक का मैनिपुलेशन किया था। वो एक सबसे बड़ा स्टॉक स्कैम है हमारी इंडियन मार्केट का। तो अब क्या होता है, टाइम के साथ लोग भूल जाते हैं। 92 का टाइम और आज देखिए 2025 में इतने सारे यंगस्टर्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो इस ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है। किसी 90s में बोलते थे ये कंप्यूटराइज्ड है, तो लोग कंप्यूटर का नाम सुन के बहुत खुश होते थे कि भाई कंप्यूटराइज्ड है तो बड़ा हाईटेक होगा। अब जो नया टर्म यूज कर रहे हैं, AI यूज कर रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम आपको बहुत सारा पैसा कमा के देंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, फटाफट आपके एल्गोरिथम्स लिखता है और ये आपको वो सब पता चल जाता है कि अब आपको कैसे करना है। तो ये टेम्पटेशन है, लोगों को लगता है अच्छा ये कंपनी AI यूज कर रही है, चाहे उनको ना पता हो कि AI है क्या, लेकिन ये सब एक मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं। इंडियन इक्विटी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल है और हमारा विजन भी है कि हम 2047 तक एक डेवलप इंडिया बन सके, राइट। तो इसके माध्यम से जो काफ़ी विदेशी ताकतें वो नहीं चाहती कि इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बने, इसकी वजह से वो इंडिया स्टॉक मार्केट के ऊपर उंगली उठाते हैं। बट जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट है और उसका भविष्य उज्ज्वल है और मुझे बड़ी खुशी है कि जब ये मामला संज्ञान में आया तो स्टॉक मार्केट में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसीलिए भारत के लिए जेन स्ट्रीट केस सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केटिंग में उसकी क्रेडिबिलिटी का टेस्ट भी है। अगर भारत सख्त कदम नहीं उठाता तो दुनिया में यह मैसेज आएगा कि यहां का रेगुलेटरी सिस्टम विदेशी फर्म्स के सामने कमजोर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का शेयर बाजार अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है, लेकिन आज भी हमारे पास एल्गोरिदम ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पर सख्त और पारदर्शी गाइडलाइंस नहीं है। NSE और BSE दोनों ही बार बार ये कह चुके हैं कि हम सिस्टम को सिक्योर बना रहे हैं, लेकिन जेन स्ट्रीट जैसे केस सवाल खड़े करते हैं कि क्या हमारी पॉलिसीज काफी है? शायद नहीं। भारत की फाइनेंशियल पॉलिसी को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। हमारे मार्केट रेगुलेटर को और सख्ती से काम करना होगा। जो लूप होल्स हैं उन्हें समझकर दूर भी करना होगा, ताकि इसका फायदा कोई विदेशी कंपनी दोबारा ना उठा पाए।